हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में हमने जैव विकास का प्रथम सिद्धांत लैमार्कवाद का सिद्धांत देखा था और दूसरा डार्विनवाद का सिद्धांत देखा था। आज हम इसका तीसरा सिद्धांत देखेंगे, यानी उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्परिवर्तनवाद, यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने सन 1901 में प्रतिपादित किया। यानी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ह्यूगो डी ब्रिज, जिन्होंने यह सिद्धांत 1901 में दिया। इन्होंने यह सिद्धांत ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक प्लांट पर किए गए प्रयोगों के आधार पर दिया था। यानी क्या है ये ओइनोथेरा लैमार्कियाना? एक प्लांट का नाम है जिस पर इन्होंने प्रयोग किए और इसके आधार पर इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। डी ब्रिज ने किसी जाति के पादपों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशगत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा। यानी जो ये साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने किसी जाति के पादपों में, यानी कि किसी भी जाति के जो पादप होते हैं उसमें आकस्मिक यानी अचानक से होने वाले वंशगत, यानी कि अचानक से होने वाले वंशगत परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उत्परिवर्तनवाद के मुख्य बिंदु, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, ना कि लक्षणों में छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप। यानी क्या कह रहे हैं ये, नई जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में। बेटा ये बार बार दो बार लिख गया था इसलिए ये कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है। ठीक है, नई जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। यानी कि जो नई जातियां बन रही हैं उसमें अचानक से होने वाले परिवर्तनों के कारण नई जातियों की उत्पत्ति हो रही है, ना कि लक्षणों में छोटी व स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा। ठीक है, जो डार्विनवाद था उन्होंने क्या बताया था, उसमें विभिन्नताओं और प्राकृतिक चयन द्वारा नई पीढ़ियों की उत्पत्ति बताई थी। लेकिन जो उत्परिवर्तनवाद है उसमें क्या कहा गया है कि जो वंशागति होती है उसमें अचानक से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप जो हो रही है नई जातियों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, सेकंड देखते हैं। उत्परिवर्तन से उत्पन्न लक्षण प्रदर्शित करने वाला जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यानी क्या कह रहे हैं, जो उत्परिवर्तन हो रहा है जिस सदस्य में जो पहला सदस्य होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तक बोलेंगे। ठीक है, जिसमें उत्परिवर्तन स्टार्ट हुआ तो वो जो सदस्य है वो क्या कहला रहा है, उत्परिवर्तक कहला रहा है। इनमें उत्परिवर्तन से उत्पन्न लक्षण संतानों में वंशागत होते हैं। यानी कि उत्परिवर्तक में जो लक्षण होंगे वो आगे संतानों में भी क्या होंगे, जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होने के कारण किसी एक अंग या एक साथ एक से अधिक अंगों में उत्पन्न हो सकते हैं। इनके फलस्वरूप अंग अचानक अधिक या कम विकसित या विलुप्त हो सकते हैं, या पुराने अंगों के स्थान पर नए अंग बन सकते हैं। अतः उत्परिवर्तन उत्परिवर्तक के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, जो उत्परिवर्तन है वो अनिश्चित होने के कारण किसी भी एक अंग या एक साथ एक से अधिक अंगों में हो सकता है। यानी जो उत्परिवर्तन है वो अनिश्चित होता है, जिसके कारण जो ये उत्परिवर्तन है वो किसी एक अंग में भी हो सकता है या एक साथ एक से अधिक अंगों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा, अचानक से जो अंग होंगे वो या तो कम विकसित हो जाएंगे या अधिक विकसित हो जाएंगे या विलुप्त भी हो सकते हैं, या क्या होगा, पुराने अंगों के स्थान पर क्या होंगे, नए अंग बन जाएंगे चेंजेस के कारण। ठीक है, तो ये जो उत्परिवर्तन हो रहा है वो उत्परिवर्तक के लिए, यानी कि जिसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि उत्परिवर्तक जो सदस्य होगा उसमें क्या होगा, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो सदस्य के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और वो हानिकारक भी हो सकते हैं। इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ये कह रहे हैं जो सभी जीव होते हैं उसमें जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही होता है। यानी कि उत्परिवर्तन का जो गुण होता है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से ही सभी जीवों में पाया जाता है। इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं।
जातियों के विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जातियों के विभिन्न सदस्य होंगे तो उसमें क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन होंगे। तो यानी कि जातियों के जो विभिन्न सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः एक जनक या पूर्वज जाति से एक साथ कई नई समान लक्षणों वाली जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। यानी जो एक जनक होगा या पूर्वज होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा? कई नई समान लक्षणों वाली जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। चलिए अब देखते हैं उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन का पहला कारण देखते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। यानी कि जो गुणसूत्र हैं उसमें जो संख्या में परिवर्तन होगा उसके कारण क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकता है। सेकंड, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन की स्थिति में परिवर्तन से। यानी कि इस गुणसूत्र पर क्या होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन जो जीन्स की स्थिति होती है उसमें कुछ चेंजेस के कारण क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकता है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से, यानी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें चेंजेस होने के कारण परिवर्तन हो सकता है। अनेक रसायनों तथा एक्सरे से कृत्रिम परिवर्तन। यानी ये कह रहे हैं जो अनेक रसायन होते हैं, ये केमिकल होते हैं, और जो एक्सरेज या एक्स किरणें होती हैं उनसे क्या होते हैं? कृत्रिम उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक भाग में अनियमित हार्मोन स्रावण। यानी जो शरीर होता है उसके आंतरिक भाग में जो हार्मोन का स्रावण होता है वो कैसा हो जाए? उसमें चेंजेस हो जाए, या तो कुछ ज़्यादा होने लगे, कम होने लगे, या कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसके कारण परिवर्तन होते हैं। या उपापचयी त्रुटियों के कारण, यानी कि जो उपापचयी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसमें कोई कमी आ जाए उसके कारण क्या होती हैं? ये उत्परिवर्तन होते हैं। चलिए अब उत्परिवर्तनवाद की आलोचनाएं या क्रिटिसिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी देखते हैं। तो पहली आलोचना क्या थी? ओनियोथेरा लैमार्कियाना एक हाइब्रिड प्लांट था। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यह बताया कि जो ओनियोथेरा लैमार्कियाना है वह एक हाइब्रिड प्लांट था। अतः इसमें लक्षणों की विभिन्नताएं युग्मक जनन के समय गुणसूत्रों के असंगत वितरण के कारण होती हैं। यानी कि ये क्या था? एक हाइब्रिड प्लांट था। हाइब्रिड प्लांट क्या होता है? जो अलग अलग जाति के दो प्लांटों के या अच्छे गुणों को लेकर उसमें क्रॉस कराया जाता है, तो उनमें दो जातियों के प्लांट में आपस में क्रॉस कराने से जो प्लांट बनता है वो हाइब्रिड प्लांट कहलाता है। तो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो ओनियोथेरा लैमार्कियाना है यह एक हाइब्रिड प्लांट है। अतः इसमें जो लक्षणों की विभिन्नताएं हैं वो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है या युग्मक जनन की जो प्रोसेस हो रही है उसके समय गुणसूत्रों के असंगत वितरण के कारण होती है, ना कि उत्परिवर्तन के कारण होती है। तो इस प्रकार जो डी ब्रीज के प्रयोग में उपयोग किए गए प्लांट की जो 7 जातियाँ थी उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो क्रमशः थी। कौन कौन सी थी? 15 थी, 16 थी, 20 थी, 22 थी, 24 थी, 27 थी व 28 थी। यानी जो ये हाइब्रिड प्लांट था उसमें पहले से ही इतने गुणसूत्रों वाले जो प्लांट थे वो प्रेजेंट थे। तो उन्होंने जो क्रॉस कराया इसलिए उसमें चेंजेस थे, ना कि उत्परिवर्तन के कारण चेंजेस थे। इसलिए क्या हुई? इसकी आलोचना हुई। सेकंड देखते हैं, जीन थ्योरी के अनुसार जीन्स व गुणसूत्रों में आकस्मिक, असतत व अनिर्धारक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जो जीन थ्योरी दी गई थी उसमें क्या था? जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, और जो जीन्स में आकस्मिक चेंजेस हो रहे हैं यानी अचानक से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे थे? असतत थे। असतत यानी कि वो लगातार जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूटी तो नहीं हो रही है ना उसकी, कि एक जाति में तो दूसरी जाति में चेंज होंगे ही होंगे। वो तो परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो वो कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस होती है, यानी वह अनिर्धारक होती है। यानी कि पहले से कोई भी नहीं पता होता उसमें चेंज होने ही होने हैं, चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कैसी होती है? अनिर्धारक परिवर्तनों के कारण होती है। लेकिन डी ब्रीज ने अपनी सिद्धांत में इन्हें कैसा बताया था? सतत व निर्धारक बताया था। इसलिए क्या हुई? इसकी आलोचना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक उत्परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है।
यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इन्होंने जितनी आसानी से बताया था ये वैसी एक आसान सी क्रिया नहीं है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन सामान्यतः अप्रभावी तथा हानिकारक होते हैं, जबकि उद्विकास में भाग लेने वाले लक्षण सामान्यतः प्रभावी होते हैं। इसके कारण भी क्या हुई, इनकी आलोचना हुई। जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं और हानिकारक होते हैं। लेकिन जो उद्विकास होते हैं उसमें जो भाग लेने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्यतः प्रभावी होते हैं। यह सिद्धांत प्रकृति की भूमिका की व्याख्या करने में असफल रहा। नेक्स्ट, जैव विकास के द्वारा संयोजक जातियों के माध्यम से दिखने वाले क्रम का स्पष्टीकरण भी उत्परिवर्तनवाद से नहीं मिलता। यानी जो जैव विकास की क्रिया हो रही थी उसमें क्या था, संयोजक कणियाँ यानी कि संयोजक जातियों के माध्यम से, जो संयोजक जातियाँ थीं उनके माध्यम से जो हमें एक नई जाति की उत्पत्ति हो रही थी, वो क्रम दिख रहा था, उसका स्पष्टीकरण भी उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में नहीं मिलता है। इसलिए इस सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना हुई। बेटा यही उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत था, इसकी कमियां थी। अब बेटा यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।